Hello students, myself Shalini, Assistant Professor of Mathematics, Kanya Mahavidyalaya Kharkhoda. Continuing the chapter Motion of a Particle in 3 Dimension. आज हम एक और illustration consider करते हैं. Statement पढ़ते हैं. A particle is attached to one end of a string of length L. Length हमें दी हुई है L. Other end of which is tied to a fixed point say O. तो O हमने फिक्स पॉइंट ले लिया है जिस पे स्ट्रिंग को टाई किया है. स्ट्रिंग हमने ओ पी एल लेंथ की ड्रॉ कर ली है. व्हेन द स्ट्रिंग इज इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल एल्फा टू डाउनवर्ड draw vertical, the particle downward drawn vertical, the particle is projected horizontally and perpendicular to the string with velocity v. फाइंड द रिजल्टिंग मोशन. हमें मोशन डिस्कस करना है इस वाले क्वेश्चन में. तो देखें, जैसे हमारे पास सिचुएशन बनी है कि एंगल हमसे अक्यूट एंगल जो भी एंगल है हम थीटा ले लेते हैं. लेंथ हमें स्ट्रिंग की एल दी हुई है. तो जैसे हमारे पास फर्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या था, हेमिस्फीयर होने के कारण आर इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट हो गया था. आर हमारे पास फिक्स हो गया था ओ पी के लिए. अब ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी आर इज इक्वल टू एल लेंथ हमारे पास फिक्स हो गया है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे मैंने बोला था, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना. तो हम अल्फा बीटा गामा एक्सेलरेशन के तीनों कंपोनेंट्स लिख देंगे. ये मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगी अभी एक्सप्लेन करके, क्योंकि अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या किया है, आर इज इक्वल टू जो ए के साथ कैलकुलेशन की थी हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले से आर्टिकल की वैल्यू अल्फा बीटा गामा से लिख के देखी थी. सेम वैसे ही ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, सिर्फ इस केस में क्या है, आर की वैल्यू एल है. तो इधर एक्सेलरेशन है, इधर फोर्स बाय मास है. तो सेम जैसे हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में किया था कि जो हमारे पास फोर्स जो भी था उसको हमने रिजोल्व कर लिया था पॉइंट पी के लिए. एम जी को हमने अलग, जैसे सपोज ये कोई भी पॉइंट पी है या एंगल थीटा है तो हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं. इधर यहाँ पे कोस थीटा है, इस साइड के लिए साइन थीटा आएगा. तो बस चेंज इतना सा है. पहली बार रिएक्शन, पहली इलस्ट्रेशन में रिएक्शन की बात थी. अब क्योंकि स्ट्रिंग टाई किया गया है और टाई की हुई स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स होता है, तो आर की प्लेस पे टी टेंशन है. तो आप लास्ट जो फर्स्ट हमने इलस्ट्रेशन की है उससे कंपेयर करके देखोगे तो कितना सा चेंज आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन में एल और टी का. और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल तीनों सेम हो गई हैं और हमें हमारा मोशन डिस्कस करके दिखाना है इस क्वेश्चन में. मींस हमें कैसे वेलोसिटी रहती है, किस किस एंगल के साथ मोशन रहता है, ये सब कुछ ही डिस्कस करना है. तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 लास्ट इलस्ट्रेशन की बिल्कुल सेम हमें कैलकुलेशन वहाँ तक करनी है, क्योंकि अभी हमने लास्ट वीडियो में ही ये सारी कैलकुलेशन पढ़ी थी. तो वो सभी कैलकुलेशन मैं स्किप करके डायरेक्ट मैंने इस वाले क्वेश्चन के लिए इक्वेशन नंबर 7 लिख दी है. आप भी वहाँ तक कैलकुलेशन कर सकते हैं. अब नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 7 के बाद इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें क्या कैलकुलेशंस करनी होंगी. एलसीएम लिया है साइन स्क्वायर थीटा. एलसीएम लेने के बाद क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा माइनस कोस एल्फा है, तो इन साइन और थीटा और साइन एल्फा को भी हम कोस में चेंज कर सकते हैं. वन जो टर्म आएगी दोनों की वो आपस में कैंसिल आउट हो गई है. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा. तो मैंने यहाँ क्या किया है, इन दोनों टर्म्स में से ये कंप्लीट टर्म कॉमन निकाल ली है. तो यहाँ सिर्फ 1 बचा है. यहाँ पे हमारे पास 2g नहीं था तो 2g से डिवाइड करना पड़ेगा. कोस एल्फ़ा माइनस थीटा कॉमन आ गया है तो सिर्फ कोस एल्फ़ा प्लस कोस थीटा अंदर रह जाएगा. ये हमारे पास जो वैल्यू बनी है किसकी बनी है, डी थीटा बाई डी टी के होल स्क्वायर की वैल्यू बनी है. अब हम देख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा. ये ब्रैकेट 0 कब होगा, जब इस टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी. मतलब 2n स्क्वायर कोस एल्फा प्लस कोस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. जहाँ पे ये 2n स्क्वायर कैसे आया, हमने अज्यूम कर लिया है v स्क्वायर की वैल्यू 4gn स्क्वायर बाय l. अब इसकी वैल्यू 1 होना का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. अब यहाँ कोस कोस है, ये सिर्फ एक साइन की टर्म है अकेली, तो इसको भी हम
कोस में चेंज कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये इक्वेशन किस में बदल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कोस में बदल जाएगी और इसके हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रूट्स फाइंड आउट करने के बाद सिर्फ नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन हमारे पास एक वैल्यू आ गई है थीटा की से θ1 ये। अब कोस ऑफ θ1 की वैल्यू हो सकता है कोस ऑफ एल्फा से ज़्यादा हो या कोस ऑफ एल्फा से कम हो। तो कोस θ1 इज़ ग्रेटर देन कोस एल्फा है। अगर वैल्यूज़ पुट करके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें, वी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालें, इक्वेशन इनइक्वालिटी में अभी तक तो वी स्क्वायर है नहीं, पर हमने एन स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है इनइक्वालिटी फॉर्म में और एन स्क्वायर में फिर से एन स्क्वायर की वैल्यू पुट करके यहाँ से वी स्क्वायर बाई 4gl हमने वी स्क्वायर के लिए रिलेशन निकाल ली है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोस θ1 लेस हो कोस एल्फा से तो सेम कैलकुलेशंस रिपीट करके हमारे पास फिर से एक वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। हेंस हमारे पास मोशन क्या हुआ, मोशन हमारे पास कैसा है, एल्फ़ा जो हमें स्टेटमेंट में दिया था एल्फ़ा और θ1 एंगल के बीच में ही रहेगा हमारा थीटा एंगल जो भी हमने अज्यूम किया था ओपी के लिए, और वेलोसिटी क्या रहेगी, वो क्या रहेगी लेस देन या ग्रेटर देन एल जी साइन एल्फ़ा टेन एल्फ़ा। अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास एंगल क्या है एल्फ़ा और θ1 में रिलेशन क्या है, ये वाली रिलेशन है, अकॉर्डिंगली वैसे ही ग्रेटर देन या लेस देन आ जाएगी। हेंस ये हमने मोशन के बारे में डिस्कस करके बता दिया और हमारी इलस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ पार्टिकल मूव ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ स्फीयर। अब ध्यान दे स्फीयर आ गया मीन्स क्या रहेगा इसमें r इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट रहेगा। फिर से फर्स्ट इलस्ट्रेशन जैसे हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, and is acted by a force in direction perpendicular from the particle on diameter and equal to क्या हमारे पास दे रखा है म्यू बाय डिस्टेंस क्यूब। तो फोर्स के लिए हमें रिलेशन दे दी है, फॉर्मूला दे दिया है। हमें क्या शो करना है, शो डैट इट कैन बी प्रोजेक्टेड सो डैट इट्स पाथ विल कट द मेरिडियन एट कॉन्स्टेंट एंगल। तो फर्स्ट स्टेप वही सेम रिपीट, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना। इक्वेशन ऑफ मोशन में अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो आप अपने आप इजीली बहुत इजीली लिख सकते हो। इस साइड देखते हैं फोर्स बाय एम, फोर्स बाय एम कैसे आया है। फोर्स बाय एम में क्या है, हम ध्यान दें तो एक तो हमारे पास रिएक्शन हो गया है फोर्स, दूसरी वैल्यू ये म्यू बाय ए क्यूब साइन क्यूब थीटा, ये वैल्यू कैसे लिख दी है, फोर्स एक फोर्स है उसको हम वही एंगल थीटा हमारे पास है, फोर्स है तो फोर्स को हम फोर्स साइन थीटा और फोर्स कोस थीटा दो पार्ट में रिजोल्व कर लेंगे और फोर्स की वैल्यू अलोंग ओपी और परपेंडिकुलर टू ओपी दोनों पार्ट्स रिजोल्व हो गए। अब फोर्स की वैल्यू हमें रूल दिया हुआ है म्यू बाय डिस्टेंस क्यूब। डिस्टेंस कौन सा होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ पी, ये कोई भी वैल्यू हम यहाँ क्यू मान सकते हैं। तो ओ पी क्यू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, पी क्यू हुआ। पी क्यू की वैल्यू हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट करके पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। क्या होगा हमारे पास पी क्यू ए साइन थीटा होगा। तो हेंस हमारे पास अलोंग ओ पी और परपेंडिकुलर टू पी ओ पी क्या वैल्यूज़ बनी है फोर्स की, म्यू बाय ए साइन थीटा का क्यूब साइन थीटा और म्यू ए साइन थीटा का क्यूब इंटू कोस थीटा। तो ये दोनों टर्म्स ही हमने यहाँ लिखी हैं और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमारे पास ज़ीरो हो जाता है फोर्स। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई है। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बनने के बाद हमें क्या करना होगा, क्या हमारी फर्स्ट इलस्ट्रेशन में या सेकंड इलस्ट्रेशन में नेक्स्ट स्टेप हमने क्या यूज़ किया था कि थर्ड इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। थर्ड इक्वेशन को इंटीग्रेट करके किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, डी फाई बाय डी टी की वैल्यू आएगी। और इंटीग्रेट करने के बाद हमें फर्स्ट जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, तो ये तो टर्म्स इधर ज़ीरो हो जाएंगी। डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा, सिर्फ ये फंक्शन। तो साइन स्क्वायर डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये वैल्यू आ जाएगी बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3।
तो इक्वेशन नंबर 4 बनी है बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3। और ये वैल्यू हम d∅/dt की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करके हमारे पास यहाँ पे ये d2 θ/dt² ये टर्म आ गई है। d∅/dt की वैल्यू पुट करके टर्म यहाँ पे प्लस साइन में दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाके कॉमन टर्म्स लिख के हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप, अगर हम स्टेप्स जो हैं अपने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस मतलब हेमीस्फीयर और स्फीयर में देखें, तो जब भी हम d∅/dt की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो इस इक्वेशन की हमें इंटीग्रेशन करनी होती है। इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या एक स्टेप कर लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2d∅/dt से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आप कैलकुलेशन का नेक्स्ट स्टेप देख सकते हो। जैसे ही हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है बाय 2d∅/dt और इंटीग्रेट किया है तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 5 बनी है हमारे पास। अब इस इक्वेशन नंबर 5 में ध्यान दें, अभी तक हमारे पास दोनों कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन इसी में हमने लिखे हुए हैं, इनकी भी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी होगी। तो वैल्यू हम इनकी पुट करनी है या फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन इन द गिवन इलस्ट्रेशन। अब हमें इस इलस्ट्रेशन में क्या चाहिए कि ऐसे हमें प्रोजेक्ट करना है पार्टिकल को सो डैट जो उसका पाथ बने वो क्या करे, कट करे मेरिडियन को एट कांस्टेंट एंगल। तो उसके लिए हमें क्या लेना है, कांस्टेंट एंगल के लिए tan बीटा एंगल, हमने कांस्टेंट एंगल कुछ भी लेना था, हमने अज्यूम कर लिया बीटा। तो tan ऑफ बीटा क्या रहेगा हमारे पास, a sin थीटा d∅/dt डिवाइड बाय a d∅/dt। tan बीटा की वैल्यू हमने लिख ली है यहाँ से। tan बीटा की वैल्यू लिखने के बाद यहाँ से हम टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिर्फ d∅/dt की वैल्यू निकाल सकते हैं और उस वैल्यू को स्क्वायर करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा d∅/dt, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan बीटा को डिनोमिनेटर में ले आए, tan बीटा डिनोमिनेटर में आके ऊपर कोट बीटा लिखा जा सकता है रेसिप्रोकल फॉर्म में, और a कैंसिल आउट हो गया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड से d∅/dt की वैल्यू हमारे पास ये बन गई है। अब जो भी हमारे पास d∅/dt की वैल्यू बनी है, इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 4 और 5 में। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, इक्वेशन नंबर 4 थी जिसमें c1 आया था, इक्वेशन नंबर 5 क्या थी जिसमें c2 आया था। हमें याद हो तो, आपको याद हो तो हेमिस्फीयर वाले इलस्ट्रेशन में हमने c1 और c2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस की वैल्यू निकाली थी इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करके। ऐसे ही हम इसमें कर रहे हैं, दोनों ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 और c2 की वैल्यू निकाल रहे हैं एक कंडीशन को यूज़ करते हुए। जो कंडीशन इसमें हमने क्या ली है कि पाथ हमें ऐसा चाहिए कि वो मेरिडियन को कांस्टेंट एंगल से हमने अज्यूम किया है बीटा पे कट करे। तो ये दोनों वैल्यू जब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 और 5 रेस्पेक्टिवली, तो हमारे पास नई जो दो इक्वेशंस बनेंगी वो दो इक्वेशंस हमें क्या देंगी, वैल्यू देंगी, दोनों ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। ये जो इक्वेशन हमारे पास है नेक्स्ट आप देख सकते हो कैलकुलेशन से आई है। इस इक्वेशन में हम अगर दोनों साइड कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, कोफिशिएंट किसके लिए, 1/sin² थीटा, 1/sin² थीटा का कोफिशिएंट इधर ये है और इधर ये टर्म है, और c2 कांस्टेंट टर्म इधर नहीं है तो 0। कंपेयर करके c2 की वैल्यू आ गई है और c1 की वैल्यू आ गई है। अब जैसे ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस की वैल्यू आती है उन्हें हम कहाँ पुट करते हैं, वापस पुट करते हैं जिन इक्वेशंस में वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 4 और 5 में, दोनों में ही हम पुट करेंगे। दोनों में पुट करके हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जैसे हमने पहले प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे आएगी, कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का अंडर रूट, तीनों कंपोनेंट्स भी मैंने आपको बताए थे। अब यहाँ पे dr/dt, r क्योंकि कांस्टेंट है, a है तो 0 होगा इस केस में उसका डेरिवेटिव। a d∅/dt की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जब हमने c2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट की है तो जो इक्वेशन बनी है वहाँ से ये यूज़ किया है। d∅/dt की वैल्यू ऊपर से यूज़ की है,
पुट करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की एक वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी कि अगर हम इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा पाथ रिक्वायर्ड जो कंडीशन है उसको ही सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे ये हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट होती है। थैंक यू।